हेलो गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीएसटी। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, व्हाट इज जीएसटी। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं माल एवं सेवा कर। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं माल एवं सेवा कर। और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। आइए बढ़ते हैं अपने पॉइंट की ओर। भारत में जो जीएसटी है वो पूर्ण रूप से 1 जुलाई 2017 में लागू की गई। 1 जुलाई 2017 जो ये डेट है, इसको आप अपने माइंड पर बिठा लीजिए कि इस दिन जीएसटी पूरी तरह से भारत पे लागू की गई। जीएसटी से जुड़े हुए कुछ पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं आपके लिए। भारत में अब सामान या सेवा के कारोबार पर जीएसटी टैक्स चुकाना पड़ता है। भारत में अब सामान, जैसे जो निजी जीवन पर सामान खरीदते हैं, टीवी, फ्रिज या नॉर्मल यूज पे राशन हो गया, उस पर। और जो सर्विस, जैसे जो सेवाएं होती हैं, जैसे होटल पे रुकना, रेस्टोरेंट पे खाना, ये एक तरह से सेवाएं हो गई, इस पर भी आपको जीएसटी टैक्स चुकाना पड़ता है। जीएसटी कर वो कर होता है जिसे हम किसी वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाते हैं। ये सेम ऊपर वाले पॉइंट की तरीके है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 1 जुलाई 2017 के पहले देश और राज्यों में कई अलग अलग तरह के टैक्स सिस्टम लागू थे। कारोबारियों को उत्पादन से लेकर बिक्री तक के बीच में अलग अलग स्टेजों पर तरह तरह के टैक्सों का भुगतान करना पड़ता था। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे ही माल फैक्ट्री से निकलता था, सबसे पहले उसे उस पर उत्पाद शुल्क चुकाना पड़ता था। कई सामानों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अलग से लगता था। वहीं माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है तो राज्य में घुसते ही एंट्री टैक्स लगता था। इसके बाद अलग अलग जगह अलग अलग टैक्स लगते थे। माल बेचते समय सेल्स टैक्स या वैट चुकाना पड़ता था। कई मामलों में परचेज टैक्स भी लगता था। अगर कोई सामान विलासिता, लग्जरी की श्रेणी में आता है तो लग्जरी टैक्स अलग से चुकाना पड़ता था। वह सामान अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट आदि में उपलब्ध कराया जा रहा है तो सर्विस टैक्स अलग से चुकाना पड़ता था। तो देखते हैं, जैसे कोई सामान है किसी फैक्ट्री या कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग की गई उसकी, तो सबसे पहले वहां पर टैक्स हो गया। फिर उसको जब दूसरी जगह भेजा गया तो वहां पर उसका टैक्स पड़ गया। प्लस जैसे उसने किसी और को सेल किया तो वहां पर टैक्स पड़ गया। अब जब वो सामान परचेज मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल किया जा रहा है, उसके बीच में ना जाने कितने टैक्स ऑलरेडी पड़ चुके हैं। तो इससे क्या होता है, जो छोटा कारोबारी है वो, जैसे जो चीज की अधिकतम कीमत, मान सपोज दैट चलते हैं, मान के 100 रुपए किसी चीज की कीमत है, तो वो इतने टैक्स देकर वो 100 रुपए की चीज 500 की बन जाती थी। ठीक है, तो अब वो उसको, जो छोटा व्यापारी है, वो 400 रुपए की चीज के पीछे 400 रुपए टैक्स कैसे देगा? तो इसलिए एक फिक्स टैक्स निर्धारित किया गया जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। भारतीय संविधान में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे, उनमें वस्तुओं के उत्पाद और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था, जबकि वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया था, जिससे प्रत्येक वस्तु पर अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे। देखते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। भारतीय संविधान में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे संविधान में, उनमें वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार का था। वस्तुओं के उत्पादन, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जब चीज बन रही है तो उस पर जो टैक्स लगाती थी वो केंद्र सरकार हमारी लगाती थी। ठीक है, जबकि वस्तुओं की बिक्री, जो वस्तु है वो बिक्री मतलब बेची जा रही है, तब उस पर जो टैक्स लगाता था वो अधिकार राज्य सरकार का था, जिससे प्रत्येक वस्तु पर अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे। जिससे प्रत्येक जो मतलब राज्य है, वो अलग अलग राज्य अपने मर्जी अनुसार अपना अलग अलग टैक्स निर्धारित किए थे कि उत्तर प्रदेश में ये टैक्स पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में आपका ये टैक्स पड़ रहा है, हरियाणा में आपका ये टैक्स पड़ रहा है। तो अलग अलग निर्धारित किए हुए थे जो राज्य अपने मर्जी के हिसाब से। अब देखते हैं जीएसटी से होने वाले लाभ, प्रॉफिट। जो जीएसटी से जो मेन हमारे प्रॉफिट हुए हैं वो क्या है, उस पर नजर डालते हैं। जीएसटी लगभग 1 दर्जन करों की जगह पर लगाया गया है। पहले टैक्स पेयर को हर स्तर पर पहले ही लग चुके टैक्स पर भी टैक्स देना पड़ता था। जो जीएसटी है लगभग 1 दर्जन टैक्स, जो मैंने अभी पीछे पॉइंट में डिस्कस किया कि जो जीएसटी है वो 1 दर्जन टैक्स, यानी इसे मैन्युफैक्चरिंग चीज हुई और सेल्स करते तक की 12 दर्जन, कम से कम 1 दर्जन मतलब 12 टैक्स ऑलरेडी लग चुके थे। तो अब
टोटल एक टैक्स है जिसका नाम है जीएसटी, बस वो देना पड़ेगा आपको, इसके अलावा अतिरिक्त कोई टैक्स नहीं देना है। तो जीएसटी लगभग 1 दर्जन करोड़ की जगह पर लगाया गया। पहले टैक्स पेयर को हर स्तर पर पहले ही लग चुके टैक्स पर भी टैक्स देना होता था। दूसरा पॉइंट, पहले की व्यवस्था में 5 लाख से ज्यादा के टर्नओवर वाले किसी भी बिजनेस को वाट वैल्यू एंड टैक्स चुकाना होता था। 10 लाख से कम टर्नओवर वाले सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए सर्विस टैक्स में छूट थी। जीएसटी के अब इसे 20 लाख तक कर दिया है, जिससे छोटे व्यापारी और सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनको छूट मिली है। जो पहले छोटे मोटे व्यापारी होते थे वो 10 लाख से अगर जो उनका टर्नओवर महीने का या साल का 10 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाता था तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, जो कि जीएसटी आने से बाद उसकी लिमिट दुगनी कर दी गई, 10 लाख से वो 20 लाख हो चुका है। तो अब जब 20 लाख क्रॉस करते हैं तब उनको टैक्स देना पड़ता है, वरना टैक्स कोई नहीं देना पड़ता है। छोटे व्यापारियों और करदाताओं का टैक्स दर और टैक्स फाइलिंग में राहत मिली है। जीएसटी के अंतर्गत छोटे व्यापारी 2020 से 75 लाख टर्नओवर को कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेने पर कम टैक्स होने का लाभ मिलता है। 2 राज्यों के बीच ई कॉमर्स टैक्सेशन और एंट्री टैक्स पहले होने वाले विवाद खत्म हो गए। जैसे 2 राज्यों के बीच है, जैसे कोई चीज है उसका मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हुआ, अब उसको पंजाब या हरियाणा में या मध्य प्रदेश में भेजना है, तो अलग उसमें विवाद हो जाता था कि वो वाला राज्य इतना टैक्स वसूल रहा है, ये वाला राज्य इतना टैक्स वसूल रहा है, तो इस पे विवाद हो जाता था। बट अब एक टैक्स की जो सीमा है वो निर्धारित की गई है, तो इससे जो राज्यों के बीच में विवाद होते थे वो विवाद भी खत्म हो चुके हैं। जीएसटी से होने वाले लाभ। जीएसटी पूरी तरह से एक आईटी संचालित कानून है। व्यापारियों को ये जो जीएसटी से होने वाले नुकसान है, जो कुछ नुकसान है वो नजर डालते हैं। जीएसटी पूरी तरह से एक आईटी संचालित कानून है। व्यापारियों को या तो अपने मौजूद लेखांकन या ईआरपी सॉफ्टवेयर को जीएसटी अनुपालन के लिए अपडेट करना होगा या एक जीएसटी सॉफ्टवेयर खरीदना होगा। जैसे जो जीएसटी के आने से जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो छोटी सी शॉप कर बैठे हैं, उनके लिए भी जीएसटी पूरी तरह से आईटी संचालित कानून हो गया है। ठीक है, व्यापारियों को या तो अपने मौजूदा लेखांकन या तो लेखे जोखे में या तो फिर ईआरपी एक सॉफ्टवेयर, जो सरकार ने सॉफ्टवेयर जीएसटी का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उस पर अपना लेखा जोखा और अपना जो भी लेखा जोखा उसको उस पर मेंटेन करके रखना होगा तथा समय समय पर अपडेट कराना होगा। छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों जिन्होंने अभी तक जीएसटी के लिए हस्ताक्षर नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द जीएसटी की व्यवस्था की बारीकियों को समझना पड़ेगा। जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, मध्यम श्रेणी का व्यापारी है, जो अभी जीएसटी समझ नहीं पाया है कि जीएसटी क्या है, उन्हें जल्द से जल्द जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। जिन कंपनियों का कई राज्यों में कारोबार संचालित है, उन्हें हम सभी राज्यों में पंजीकरण कराना पड़ेगा। जैसे कोई बड़ी सी कंपनी ले लेते हैं, जैसे टाटा वगैरह, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल टाटा। तो जैसे टाटा की जो कंपनी है उसको कारोबार तमाम राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, तो उसको हर राज्य में अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, जीएसटी लागू होने के बाद बीमा रिन्यूअल प्रीमियम, हेल्थ केयर, कुरियर सेवाएं, डीटीएच सेवाएं महंगी हो गई हैं। जैसे जीएसटी जब से लागू हुआ है तो आप देखते हैं जैसे बीमा होता था तो उसको रिन्यूअल कराना, हेल्थ केयर, हेल्थ से जुड़ी चीजें, कुरियर जैसे सामान की डिलीवरी करना, ठीक है, सेवाएं तथा डीटीएच सेवाएं, डीटीएच रिचार्ज वगैरह आदि महंगे हो गए। पहले क्या, जैसे 100 रुपए की चीज है सपोज दैट, तो आपको 100 रुपए पे करना पड़ता था, लेकिन अब उसमें जीएसटी इंक्लूड होकर आपको पे करना पड़ेगा। जैसे भी आप कोई चीज रिचार्ज या कुछ देखते होंगे तो उस पर लिखा रहता है इतने % जीएसटी इस पे लगाई जा रही है, तो टोटल अमाउंट आपको पे करना होता है। जीएसटी ने दिव्यांग लोगों के लिए जरूरी व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, ब्रेल पेपर आदि जैसे आइटम को कर के दायरे में रखा। जीएसटी के आने से दिव्यांग लोग, जो बेचारे विकलांग लोग हैं, जैसे उनके लिए मजबूरी बन चुकी है व्हील चेयर लेना। ठीक है, श्रवण यंत्र, जो कान से सुन नहीं सकते हैं वो मजबूरी में उनको श्रवण यंत्र लेना है, तो उस पर भी जीएसटी इंक्लूड है। जीएसटी इंक्लूड होकर ही उनको वो चीजें मिलेंगी। तो ऐसे आम जो गरीब लोग हैं उन पर थोड़ा इसका इफेक्ट भी पड़ा है। टाइप्स ऑफ जीएसटी, अब चर्चा कर लेते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार की होती है, तो आइए देखते हैं। पहला है सीजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्रीय माल एवं सेवा कर। इसको केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। वह वसूले गए जीएसटी का वह हिस्सा होता है जो कि केंद्र सरकार को मिलता है। जो सीजीएसटी के अंतर्गत जो टैक्स वसूला जाता है
उस पर पूरा पूरा हक केंद्र सरकार का होता है। आइए देखते हैं नोट। जब भी सौदा किसी पूर्ण राज्य के भीतर के दो पक्षों के बीच होता है, यानी कि खरीददार और विक्रेता दोनों एक ही राज्य के हों, तो उस सौदे में दो हिस्सों में टैक्स वसूला जाता है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग या उसको सेल्स तक करने के लिए, मतलब कोई खरीदने वाला या बेचने वाला दोनों एक ही राज्य के, जैसे उत्तर प्रदेश है, उसमें कोई एक डीलर है वो कार बेच रहा है और जो दूसरा खरीदने वाला है वो दोनों एक ही राज्य के, तो उसको दो तरह के टैक्स देने पड़ेंगे। जैसे पहला जो है वो सीजीएसटी देना पड़ेगा, दूसरा एसजीएसटी। अब समझते हैं सीजीएसटी केंद्रीय सरकार, जो केंद्र सरकार के अंडर में टैक्स जाएगा, और एसजीएसटी जो राज्य सरकार के अंदर में टैक्स जाएगा। तो राज्य सरकार के हिस्से में आने वाला जीएसटी यानी राज्य माल एवं सेवा कर एसजीएसटी, तो उसको दो टैक्स चुकाने पड़ते हैं। अब आते हैं सेकेंड, पहला हो गया सीजीएसटी, दूसरा देखते हैं एसजीएसटी। एसजीएसटी जो होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य माल एवं सेवा कर। यह वसूले गए जीएसटी का वह हिस्सा होता है जो कि राज्य सरकार को मिलता है। जैसा कि अभी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो एसजीएसटी है वो राज्य सरकार को मिलता है। ठीक है, तो इस टैक्स को वसूलने के लिए राज्यों ने अपने अपने यहाँ एसजीएसटी एक्ट पारित किया है। जो ये टैक्स है राज्य का, वह अलग अलग राज्यों ने अपना पारित एसजीएसटी वसूलने का टैक्स का मतलब एक प्रारूप पारित कर रखा है। यह कर उन सौदों पर लगता है जो कि उस राज्य के भीतर होते हैं, यानी कि खरीददार और बेचने वाला व्यक्ति दोनों पक्ष के लोग उसी राज्य के हों और माल को राज्य की सीमा से बाहर नहीं भेजा जा रहा है। मतलब खरीदने वाला भी उसी राज्य का होना चाहिए और बेचने वाला भी उसी राज्य का होना चाहिए, राज्य की सीमा के बाहर कोई माल नहीं जा रहा हो। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा जो टैक्स है वो है आईजीएसटी। ठीक है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी तो बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन आईजीएसटी के बारे में कुछ लोग हो सकता है ना जानते हो, तो देखते हैं। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, समेकित एवं एकीकृत माल एवं सेवा कर। इस टैक्स को वसूलने का अधिकार भी जो है वो केंद्र सरकार को होता है। जैसे सीजीएसटी में भी केंद्र सरकार वसूलती है, तो आईजीएसटी में भी केंद्र सरकार। ये टैक्स तब लगाया जाता है जब कोई सौदा अलग अलग दो राज्यों के कारोबारियों के बीच हुआ हो, यानी कि वह माल किसी अन्य राज्य में भेजा जाना हो। इसमें केंद्र और राज्य के जीएसटी को मिलाकर दोनों के योग के बराबर जीएसटी एक साथ लिया जाता है, इसलिए इसे एकीकृत जीएसटी कहते हैं। तो ये दो अलग अलग राज्यों में व्यापार हो रहा है, जैसे मान लेते हैं खरीदने वाला उत्तर प्रदेश का और बेचने वाला मध्य प्रदेश का, तो जब दो राज्यों में व्यापार एक तरह से हो रहा है तो ये टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, एकीकृत टैक्स लगाया जाता है। अब जो चौथा हमारा पॉइंट है वो देखते हैं यूटीजीएसटी। ये यूटीजीएसटी क्या होता है तो देखते हैं। यूनियन टेररिस्ट गुड्स टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्र शासित प्रदेश का माल एवं सेवा कर। जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये यहाँ पर उनके बारे में चर्चा हो रही है। ये वसूले गए कर का वह हिस्सा होता है जो कि केंद्र शासित प्रदेश को मिलता है। ये वसूले गए कर का वह हिस्सा होता है जो केंद्र शासित प्रदेशों का होता है। जो हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये हिस्सा उनके अकाउंट में जाता है। ठीक है, और ये टैक्स वसूलने का अधिकार केंद्र सरकार को मिला है। ये टैक्स है, ये भी केंद्र सरकार ही वसूल सकती है। यह कर उन सौदों के बीच वसूला जाता है जो कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा के भीतर हो, यानी कि खरीददार और विक्रेता दोनों उसी केंद्र शासित प्रदेश के हों, यानी कि वह सामान या सेवा उस केंद्र शासित प्रदेश से बाहर नहीं जानी चाहिए। जो ये बिजनेस हो रहा है एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ही होना चाहिए। उसी केंद्र शासित प्रदेश का जो खरीदने वाला है वो भी हो और जो बेचने वाला है वो भी उसी राज्य के अंदर हो। ठीक है, अब देखते हैं भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, दूसरी चंडीगढ़, तीसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और चौथा दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। ठीक है, और पांचवा जो हमारा है वो जम्मू एवं कश्मीर, छठा लक्षद्वीप और सातवां लद्दाख, आठवां पुडुचेरी। ठीक है, अब जो देखते हैं जीएसटी के जो 5 रेट तय किए गए हैं वो देखते हैं। 0.5% जीएसटी किस पर लगेगा? अनाज, जो अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, नमक है, जो बिना पैक किए हुए हैं, मतलब उसमें किसी कंपनी की मोहर नहीं लगी है, जैसे डायरेक्ट हरी सब्जियां आई, आपने सब्जी वाले से खरीद लिया, तो उस पर 0.5% ओनली जीएसटी पे हो रही होगी कहीं ना कहीं से। 5% जीएसटी जो है वो चीनी, चाय, कॉफी, कोयला, तेल आदि जो निजी जीवन में यूज होने वाली जो चीजें हैं उस पर 5% जीएसटी आपको देनी पड़ती है। उसमें से चीनी, चाय, कॉफी, कोयला, तेल आदि। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जो तीसरा है जो 12% जीएसटी है वो है घी,
उर्वरक, मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि, इन पर आपको 12% जीएसटी देनी पड़ती है। जो 18% जीएसटी है वो टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल आदि पर 18% जीएसटी पे करनी पड़ती है। और जो लास्ट है वो 28% जीएसटी, ये फ्रिज, एसी, कारें आदि जो मानव जीवन को एक तरह से नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, जैसे फ्रिज, एसी, कारें आदि, इन पर आपको 28% जीएसटी चुकानी पड़ती है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो जैसे कि देखते हैं जीएसटी के बारे में आपने क्या समझा, गुड्स सर्विस एंड टैक्स, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म गुड सर्विस एंड टैक्स है। जो आजकल की दिनचर्या में हम देखते हैं इस चीज़ पे जीएसटी लग रही, उस चीज़ पे जीएसटी लग रही, तो जीएसटी को जो लोग नहीं समझते थे वो मेरे इस ख्याल से काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे जीएसटी के बारे में, कि जीएसटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कब कैसे लगती है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।